जीत रहे बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है और जरा सी मेहनत आपके हौसलों को बुलंद कर सकती है। तेलंगाना में मीट की अच्छी खपत है। वहां की गांव की महिलाओं के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मीट से बने उत्पाद वैन में बेचे जाएं, और ये विचार जो है वो एक व्यवसाय के रूप में तब्दील हो गया और इसे नाम मिल गया मीट ऑन व्हील्स। तेलंगाना में मीट के शौकीनों की संख्या काफी ज्यादा है। यही वजह है कि मटन का जितना सेवन पूरे देश में होता है, उसका 1/3 अकेले तेलंगाना में खप जाता है। जाहिर है यहाँ मांस से बने उत्पादों का अच्छा खासा बाजार है और इसके कारोबार की संभावना भी अधिक है। इसी संभावना के मद्देनजर हैदराबाद का राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र लोगों को मांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। इस काम में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि प्रशिक्षण का काम इसी कार्यक्रम के तहत हो रहा है। गरीब महिलाओं के लिए इस तरह का प्रशिक्षण किसी वरदान से कम नहीं। मांस अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण लेने वालों में इरकोडे गांव की महिलाएं भी शामिल हैं। ये गांव सिद्दीपेट जिले में पड़ता है। प्रशिक्षण से पहले इन महिलाओं ने बाकायदा एक स्वयं सहायता समूह बनाया। नाम रखा इरकोडे महिला समाख्या। समूह बनाने में सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी ने इनकी काफी मदद की। बहरहाल 5 दिनों तक चले प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को स्वच्छ मांस के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण खत्म हुआ तो महिलाओं ने मार्केट सर्वे किया और पाया कि सिद्दीपेट और आसपास के इलाकों में मोबाइल वाहन से मांसाहारी अचार और नाश्ता बेचा जा सकता है। मार्केटिंग का जो तरीका इरकोडे गांव की महिलाओं ने अपनाया वो बड़ा ही नायाब था। मीट ऑन व्हील काफी आकर्षक नाम था और उत्पाद बेचने का ये तरीका जल्द ही लोगों को पसंद आ रहा था। जल्द ही इसकी शोहरत बढ़ने लगी। मीट ऑन व्हील्स में मांस से बने अचार के अलावा नाश्ते का भी इंतजाम है। उत्पाद बनाते और बेचते समय साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इरकोडे गांव की ज्यादातर महिलाएं गरीब हैं और वो दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चलाती हैं। गरीब महिलाओं के लिए वैन का इंतजाम करना मुश्किल था। तेलंगाना सरकार ने इसमें महिलाओं की मदद की और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। हैदराबाद का राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है। मांस अनुसंधान केंद्र ने इस गांव को ही गोद ले दिया और फिर इसकी उन्नति का बीड़ा उठाया। इन महिलाओं ने शुरुआत चिकन और मटन के अचार से की। बाद में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार अचार के स्वाद में परिवर्तन किया। जल्द ही इनका काम चल निकला और उन्हें थोक के ऑर्डर मिलने लगे। यहाँ तक कि मीट ऑन व्हील्स के जरिए ही इन्होंने अपने उत्पाद रायतो बाजार भी पहुँचाए। सिद्दीपेट मांसाहारी अचार तेजी से लोकप्रिय हुआ और थोड़े समय में ही ये राज्य का सबसे अच्छा बिकने वाला उत्पाद बन गया।
इस तरह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कामयाब उद्यमी बनकर उभरी हैं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब ये समूह वैन के जरिए लोगों के घरों तक ताज़ा मांस पहुंचाने पर विचार कर रहा है। कुछ दिन पहले तक गरीबी में जी रही ये महिलाएं अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। तेलंगाना ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी कुछ सीखने के लिए इरकोडे गांव पहुंच रही हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं कि इस वर्तमान समय में आपने कौन कौन से कृषि कार्य अपने खेतों में करने हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर। फलों की बागवानी। जनवरी माह अंगूर, आड़ू, अनार व नाशपाती की पौधशाला तैयार करने के लिए अनुकूल है, लेकिन पौधशाला लगाने के समय दीमक नियंत्रण का कार्य अवश्य कर लें। अंगूर के बेलें 17 फरवरी तक 10 फुट के फासले पर लगा दें। नई बेलों में गोबर की खाद 20 किलोग्राम प्रति बेल के हिसाब से सिंचाई करें। बेल चढ़ाने के तरीकों में हैट, निफिन, टेलीफोन तथा बाबर मुख्य है। किसान इनका चुनाव भी किस्मों के हिसाब से करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री कंवल सिंह चौहान जी से, जिन्होंने न केवल परंपरागत फसलों की खेती की बल्कि अन्य फसलों और सब्जियों की खेती करके प्रगतिशील किसानों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाया है और साथ ही साथ दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को इस वर्ष खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान ने 1978 में खेती की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने उनका साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। 5-10 साल तक चलते रहे तो धान की खेती में बीमारी आने लगी, तो उस बीमारी से बचने के लिए हमने सोचा कोई नई खेती की ऐसी शुरुआत हो अभी जिससे हमें फायदा हो। तो इसी बीच मैंने डेयरी व्यवसाय भी शुरू किया, परंतु मुझे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बायोगैस प्लांट लगाया। मतलब तरह तरह से मैं सोचता रहा कैसे किसान एक फायदा उठा सकता है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबीकॉर्न की खेती की शुरुआत की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और फिर वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। कंवल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबीकॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया।
आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के भी सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की ताकि गांव में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत ना हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होते हैं। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी तैयार करते हैं। हाल ही में खेती के विषय में चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कंवल सिंह चौहान का नाम लिया और किसानों के सामने कंवल सिंह की सफलता का उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री के मुंह से अपना नाम सुनकर बेहद उत्साहित कंवल सिंह ने बताया कि इससे उनका हौसला बढ़ा है। उन्होंने जीवन भर खेती को बढ़ाने के लिए जो मेहनत की, ये उसी का फल है। आज वो खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली है। साथ ही युवा किसानों को कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में शामिल करते हैं खेती किसानी से जुड़े हमारे किसानों के सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। शुभम कुमार जी जो कि जामनगर गुजरात से पूछ रहे हैं, जौ की फसल में खरपतवार के नियंत्रण की जानकारी चाहते हैं सर। जी, जौ की फसल में विशेषकर जो शुरुआती अवस्था है, जो शुरू के 30-35 दिन है, तब खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं कि एक बार यदि ज़्यादा बढ़ गए तो फसल से इतनी अच्छी प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि फसल के हिस्से के पोषक तत्व, नमी और प्रकाश और स्थान, इन चारों के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि फसल का बहुत ही नुकसान कर देते हैं। और कई बार तो जो उपज में नुकसान होता है वो 30-35 से लेकर 60% तक हो जाता है। तो समय पर खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हाथ से निराई गुड़ाई तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही प्रथम सिंचाई करें उसके बाद क्या होगा कि जब छोटे छोटे खरपतवार खेत में उगना शुरू हो जाएंगे तो उन खरपतवारों को उसी समय यदि काबू कर लें तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इन खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए यदि आपके यहाँ चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार ज़्यादा आते हैं तो उस दशा में मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल नाम की एक दवाई आती है, उसका 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं तो आपके चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो काबू आ जाते हैं। और अगर संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली जई है या जो गेहूं का मामा जिसको गेहूं सा भी बोलते हैं, उस तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लेडिनोफॉप नामक दवा आती है। सल्फोसल्फ्यूरॉन का 25 से 30 ग्राम दवाई प्रति हेक्टर सक्रिय तत्व और जो क्लोडिनोफॉप है वो 60 ग्राम सक्रिय तत्व जो दवाई का प्रति हेक्टर की दर से उपयोग कर रहे हैं। और यदि दोनों तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में आप सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लोडिनोफॉप दोनों में से कोई एक दवा और उसके साथ मेट सल्फ्यूरॉन जो दवाई है उन दोनों को मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और आजकल तो बाज़ार में ऐसे भी रेडी मिक्स फॉर्मुलेशंस जिनको हम बोलते हैं दोनों ऑलरेडी मिले हुए ही आते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं जिसमें मेट सल्फ्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन दोनों दवाई मिली हुई हो और उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरह से बड़े ही आसानी से चाहे गेहूं की फसल हो या जौ की फसल हो, इन दोनों के लिए ही ये जो खरपतवारनाशी है वो प्रयोग में लेते हैं और इनके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आमदनी को दोगुना करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं। खेती किसानी के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी अपना हाथ आगे बढ़ाया जा सकता है और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं इसी से संबंधित। आज हम बात करेंगे किस तरह से मधुमक्खी पालन करके भी आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन कोई भी आसानी से कर सकता है और इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मोरैना मध्य प्रदेश में और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये प्रोसेसिंग यूनिट है और हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर जी। हम उनसे जानते हैं इस प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। मैम, ये जो मैं ये यूनिट देख रहा हूँ, इस यूनिट के बारे में बताइए कि इस यूनिट का किस तरीके से संचालन किया जाता है। ये यूनिट लगाई गई है, ये किसानों के जो किसान हमारे खेतों से मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं उनको रख करके मधुमक्खियों के जो बक्सों से जो शहद का निष्कासन करते हैं। तो जो शहद का निष्कासन करने के बाद उनको आवश्यकता होती है कि मार्केट में एक अच्छे से पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की। तो जो IBDC परियोजना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में जो एकीकृत मधुमक्खी विकास परियोजना नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से संचालित है, उसके अंतर्गत ये जो है प्रसंस्करण शहद प्रसंस्करण प्लांट जो है वो लगाया गया है। फुली एकदम डबल लेयर्ड और स्टील्ड प्लांट है ये। इसमें कहीं किसानों को फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम ना आए और उनका जो शहद है काफ़ी अच्छे से वो प्रोसेस हो जाए और पैकेज होके मार्केट में अवेलेबल। जैसे कि आपने बताया कि किसानों का शहद लेके यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बारे में बताइए किस तरीके से आप प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि किसान के खेत से ही हम इस बात को शुरू करते हैं। वहाँ पर कच्चा शहद इकट्ठा किया जाता है और उसको यहाँ पर हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है और प्रोसेसिंग प्लांट में लाने के बाद हम रिफ्रैक्टोमीटर होता है हमारे पास एक टेस्टिंग के लिए। रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से हम उसमें 1 ड्रॉप एंड 2 ड्रॉप्स उसमें डाल करके चेक करते हैं कि इसका हमारे पास कितनी आर्द्रता है। जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर मीटर से हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसकी जो किसान जब लाता है हमारे पास तो उसकी आर्द्रता 25 भी होती है, 28 भी होती है, किसी में 22 और 23 भी होती है। तो जैसे ज़्यादा अगर उसकी आर्द्रता है तो उसमें सड़ने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब वो रॉ मटेरियल आता है तो उस कंडीशन में हम इस जो आपको ये स्टील का कंटेनर जो दिख रहा है इसकी जो कैपेसिटी है ये 5 कुंटल की कैपेसिटी है। एक दिन में हम बहुत आसानी से 5 कुंटल तक जो हमारा शहद होता है उसे बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं और प्रोसेसिंग में लगातार हमें 6 से 7 घंटे का समय चाहिए होता है कि हम 5 कुंटल तक शहद बड़े आसानी से एक दिन में निष्कासित कर लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करके और वो अपनी पैकिंग की कंडीशन में आ जाता है। इसके प्रोसेस के बाद जो आपने बताया कि यहाँ पे जो रॉ शहद है वो खेत से लाने के बाद हम उसमें डाल देते हैं कंटेनर में, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? हाँ, इस कंटेनर में बिल्कुल इम्प्योर जो शहद होता है उसको हम इसमें डालते हैं। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड कंटेनर जो है जिसे आप बड़े आराम से देख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं हम पानी को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी जब हमारा काफ़ी अच्छे से बॉईल होने लगता है तो इसमें जो होती है भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। और फर्स्ट कंटेनर ये टोटली ऑटो इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। और इसमें क्या होता है जब भाप बनने की प्रोसेस, पानी इधर गर्म होता है और उधर वो जो हमारा शहद है वो डाइल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, एकदम डाइल्यूट हो जाता है और बिल्कुल तरल अवस्था में, एकदम बिल्कुल तेल की तरह तरल अवस्था में आ जाता है। और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा इसका जो नमी होती है वो नमी जो है
वो वहाँ से उसकी जो आर्द्रता है वो धीरे धीरे वहाँ से उड़ करके ख़त्म हो जाती है। और नमी जब तक हमारी जो हमारा एक 18 से लेकर के और 20 तक हमारी आर्द्रता होती है, जैसे हम रिफ्रैक्टोमीटर और मॉइस्चर मीटर की सहायता से टेस्ट करते हैं, तो जो हमारी आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 20% तक रह जाती है। उस कंडीशन में हम शहद को प्रोसेस होना रोक देते हैं उस कंडीशन में। फिर उसके बाद ये हमारे फर्स्ट फिल्टर और ये हमारा होता है सेकंड फिल्टर। ये टेम्परेचर हमारे यहाँ से 45 to 50 पर हमारा टेम्परेचर सेट रहता है, जैसे कि आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। जब हम यहाँ से इसको खोलते हैं, वाल्व को खोलने के बाद ये सारा पाइप के माध्यम से हमारा ये जो स्टील का कंटेनर है डबल लेयर्ड होता है ये, और डबल लेयर्ड में होने के कारण इसमें सारा संग्रहण बॉक्स है एक तरीके का। जितना भी हमने जो हनी फिल्टर किया है वो फिल्टर करने के बाद इसमें पूरा कलेक्शन बॉक्स में आ जाता है। इसको करीबन सर्दियों के मौसम में 3 से 4 दिन का समय ठंडा होने में लगता है, और गर्मियों में क्योंकि बहुत गर्म होता है और गर्म होने के कारण इसको करीब 7 से 10 दिन का समय ठंडा होने में लगता है। फिर ये हमारा एक्चुअली क्या ऑटोमेटिक प्लांट है। फिर ये जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद ये इस टैंक में जाता है, और इस टैंक में जाने के बाद इसको हम बॉटलिंग और पैकेजिंग का स्वरूप दे देते हैं। ये हनी के बॉटलिंग के लिए मशीन है। इसको हमने यहाँ पर जो इसके जो दिए हुए हैं इसमें नंबर सेट है 1 kg, ½ kg और 250 ग्राम। वैक्यूम जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो वैक्यूम मशीन है, ब्लू कलर का जो सिलेंडर रखा हुआ है। तो वैक्यूम मशीन के 10 मिनट में हम इसमें वैक्यूम देते हैं, और वैक्यूम के माध्यम से हम यहाँ पर जो है इसको प्रेशर करते हैं। जैसे हमने एक बार प्रेस किया, जैसे हम एक बार प्रेस करेंगे इसको फुट प्रेस, और दूसरी बार एक और बार हमने फुट प्रेस किया, 2 प्रेस में हमारी 1 किलो की बोतल पैक हो गई। उसके बाद जो हमारी आखिरी प्रोसेस होती है, उसके बाद हम कैपिंग करते हैं। उससे सभी लोगों के लिए बहुत मिनिमम दर पर भी उपलब्ध कराते हैं। देखिए, अभी आपने जाना कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो किस तरीके से हमारे किसान भाई इससे लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 92वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया, और वहां पर किस तरह से किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं इस संबंध में बातचीत की। तो क्या रहा इस बैठक में, आइए दिखाते हैं इस पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। कृषि भवन नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 92वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न हुई। इसमें केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित ICAR एवं कृषि मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से राज्यवार कृषि समस्याओं के समाधान व 2022 तक किसानों की दोगुनी आय के प्रति संकल्पित सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 92वीं वार्षिक आम बैठक पर परिषद से जुड़े वैज्ञानिकों, शिक्षकों, छात्रों व किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि हितैषी योजनाएं किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत तकनीकी का ही योगदान है कि दुग्ध एवं मत्स्य उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष स्थानों पर विराजमान है। हम सब कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका बड़ा आधार कृषि है। अगर रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। इसलिए लगातार इस दिशा में सोचना हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है
कि कृषि का क्षेत्र मुनाफे में रहे, छोटा और मझोला किसान वह भी प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा रहे और कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए हम उत्पादन को भी बढ़ा सके, उत्पादकता को भी बढ़ा सके। कृषि का क्षेत्र रोजगार उन्मुख भी हो, कृषि के क्षेत्र के लिए नई पीढ़ी आकर्षित भी हो और कम रकबे में, कम लागत में हमारा किसान अच्छी खेती करते हुए देश के जीडीपी में बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का हो, यह सुनिश्चित करने में वह कामयाब हो सके। कृषि मुख्य रूप से राज्यों के द्वारा संचालित होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के किसान के परिश्रम, राज्य सरकारों के प्रयत्न, केंद्र सरकार की कृषि हितैषी नीतियां और अनुसंधान परिषद में काम करते हुए हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान, इसी का परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, अधिशेष राष्ट्र हैं। बागवानी की दृष्टि से भी हमारी उपलब्धि उल्लेखनीय है। फिर चाहे दुग्ध उत्पादन का विषय हो, मछली उत्पादन का विषय हो, दुनिया में अगर हम देखेंगे तो या तो भारत पहले नंबर पर होगा या भारत दूसरे नंबर पर होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं किसानों को और वैज्ञानिकों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके परिश्रम को और उनकी दृष्टि को इस मौके पर प्रणाम करना चाहता हूँ। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आसानी से आप अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आपने केवल एक ऐप को डाउनलोड करना है और आप कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने मोबाइल ऐप में ही ले सकते हैं। बताते हैं आपको कौन सी है वो ऐप और किस तरह से आपने उसे डाउनलोड करना है। केवीके मोबाइल ऐप। ये ऐप किसानों को अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराता है। इस मोबाइल ऐप के जरिए किसान फसलों, मत्स्य पालन, बागवानी और पशुधन के लिए पैकेज आदि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई विशेषज्ञों के सामने खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित फील्ड डे, किसान मेले, विधि प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों की जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होती है। किसान इस ऐप के जरिए मौसम की जानकारी और देश भर की मंडियों में एग्रो कमोडिटी की कीमतों तक पहुंच बना सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको मौसम से संबंधित देने कुछ खास जानकारियाँ। शुक्रवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश संभव। शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं वर्षा संभव। शुक्रवार को झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार।
शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात का अंदेशा। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश भर की मंडियों के हाल पर। हिमाचल प्रदेश की मंडियां। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सेब का भाव रहा 8,500 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो वहीं सोलन में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की मंडियां। जम्मू कश्मीर की कठुआ मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल और राजौरी मंडी में इसके सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियां। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में सेब का भाव रहा 5,120 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की बस्ती मंडी में इसके सौदे 6,750 रुपए पर हुए, तो वहीं अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।